हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मीनिंग एंड पर्पस और पर्सनैलिटी असेसमेंट की बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, जैसे हमने अब तक पढ़ा है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, जो कि कंसिस्टेंट होती है और हम एक दूसरे से जो यूनिक होती है, जिसके कारण जो है हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। तो द टर्म पर्सनैलिटी रेफर्स द टोटल फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो हम किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, उससे हम कहते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। जैसे हम कहते हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, या जो इमोशनली अनस्टेबल को जैसे हमने बताया कि न्यूरोटिज्म हमने बताया। तो उन्होंने कहा कि सच डेफिनेशन ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स ऑल ट्रेट्स एज द मेन थीम्स ऑफ द पर्सनैलिटी। किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी जो है डिपिक्ट होती है। एंड द पर्पस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी इज टू डिस्क्राइब ए पर्सन in terms of some of the measurable factors। ऐसे फैक्टर जिनको हमने अभी किया भी है, जैसे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने कैटल की बात की थी, आइजन की बात की थी कि उनको जो उनके इस टाइप जो ट्रेड्स है हम उनको क्या करते हैं, उनका मेजर भी कर सकते हैं। एंड ट्रेड इज़ नथिंग बट द ऑब्जर्वेबल कंसिस्टेंसी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। किस रंग से कोई इंडिविजुअल होता है, कोई पर्सन होता है, वो कंसिस्टेंटली उसका जो बिहेवियर होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ट्रेड्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इनफैक्ट ऑन द कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगेन उन्होंने वही बात की है, जिसको हम कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, जो एक्ट करता है, जो बिहेव करता है, उसकी कंसिस्टेंसी को देखकर उसकी जो है कैसे वो यूनिक है, कैसे वो जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उससे हम कह सकते हैं कि ये जो है उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है। अब उससे बात करते हैं पर्पस। पर्पस जो होता है हम क्यों करते हैं इसका, दीज आर बीइंग डिस्कस्ड। उन्होंने कहा है कि मेन पर्पस क्या है, कि हम क्या क्या चीज़ देखने के लिए जो है हम उसकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि मेनली जो है 4 तरह से हम करते हैं सोशल ट्रेड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, आर दोज ट्रेड्स विच डिटरमिन हाउ पर्सन इंटरैक्ट विद अदर पर्सन इन सोसाइटी। कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल और टिपिकल सोशल ट्रेड फ्रेंडलीनेस है, ऑनेस्टी है, डोमिनेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाइनेस। इन्होंने ये कहा है कि ये सोशल ट्रेड्स होते हैं, हम देखते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी को जब हम एसेस करते हैं तो हम पहले नंबर 1 पे ये देखते हैं कि वो कैसे बाकी लोगों के साथ सोसाइटी में डील करता है, कैसे उनसे इंटरेक्ट करता है। देन है मोटिव। मोटिव्स क्या होते हैं, जिसमें 9 नॉन बायोलॉजिकल ड्राइव्स होते हैं, एज अ नीड टू अर्न मनी एंड प्रेस्टीज। क्या वो कुछ भी काम करता है उसके लिए उसकी मोटिवेशन क्या है, जैसे नीड फॉर द एकेडमिक अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन। जैसे हम कैरियर की बात करते हैं, आप लोगों ने जो है यहाँ पे एडमिशन लिया है MAPC में, उसके मतलब जो भी आप काम करते हैं उसके मोटिव्स क्या हैं, वो उनसे रिलेटेड क्या होते हैं, इसको हम एसेस करते हैं। कोई भी आदमी जो है कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए। फिर है अच्छा, इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी डायनामिक्स का है, क्योंकि हमारे जो मोटिव होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, डेट कीप ऑन चेंज। तो उसमें क्या कहते हैं, इसको हम ये मोटिव जो होते हैं हमारे, ये पर्सनैलिटी डायनामिक्स है। मोटिव जो होते हैं हमारे डायनामिक होते हैं। देन पर्सनल कंसेप्शन। ये क्या होती है कंसेप्शन, कि हम अपने बारे में कैसे खुद को वैल्यू करते हैं, हमारे खुद के इंटरेस्ट क्या हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, पर्सनल कंसेप्शंस की बात करते हैं। देन एडजस्टमेंट, कि कैसे जो है हम हार्मनी की बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग हार्मनी, कन्फॉर्मेंस, एडेप्टेशन। और कैसे हम ग्रुप के अंदर या सोसाइटी में हम ठीक है, सोसाइटी में लोगों से एक तो होता है इंटरेक्ट करना, एक कैसे हम हार्मनी को मेंटेन करते हैं, कैसे हम उनके जो नॉर्म्स को, हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स को उनको कन्फर्म करते हैं, कैसे अपने आप को उनके अनुसार से अडेप्ट करते हैं। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अडॉप्टिंग मोड्स ऑफ बिहेवियर सुटेबल फॉर द एनवायरनमेंट और द चेंज इन द एनवायरनमेंट। कैसे जब भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, कैसे उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें हर तरह से आता है, इसमें हमारी कल्चर की जो है कस्टम है उनकी भी हम बात कर सकते हैं, वेदर की भी बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। एंड एडजस्टमेंट द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन द बैलेंस बिटवीन इट्स नीड, अपने खुद की नीड्स के साथ और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अनुसार कैसे अपने आप को जो बैलेंस करता है। डेट इन्फ्लुएंसेस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स, जो उसकी नीड्स हैं और जो उसके जो है सेटिस्फैक्शन है, उन सबके बीच में कैसे वो बैलेंस करता है, वो क्या है हमारी एडजस्टमेंट। उसके बेस पे हम उसके पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं। तो ये है हमारा सिंपल जो है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं टेस्टिंग एंड मेजरमेंट कंसेप्ट। जो हम टेस्ट करते हैं या जो हम मेजर बनकर करते हैं, उसमें किन किन क्राइटेरिया को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करते हैं नंबर 1 पे स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? जैसे हम कहते हैं हम कोई भी टेस्ट करते हैं, उसको जो जो जिनके ऊपर हम करते हैं, मान लो आप कोई भी टेस्ट, अभी आप जैसे प्रैक्टिकल भी करेंगे, आगे आप सेकेंड ईयर में भी जो है आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर करना होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन जैसे हम फॉलो कर रहे हैं वो सभी के साथ सेम होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने तो जो है कोई और जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दे दी, किसी को डिफरेंट दे दी। तो जो इंस्ट्रक्शन हम जो फॉलो करेंगे वो सेम होना चाहिए, जो टेस्ट होगा वो सेम होना चाहिए, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारा क्राइटेरिया सब्जेक्ट्स को लेने का वो सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि स्टैंडर्डाइज का मतलब ही ये होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो भी हम जो चीज़ हम ले रहे हैं टेस्ट के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा है, एक की कंसेप्ट इन द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशन इज दैट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड दिस कंसेप्ट रेफर्स द यूनिफॉर्म प्रोसीजर। उनमें जो हम प्रोसीजर ले रहे हैं दैट शुड बी यूनिफॉर्म, दैट आर फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। जो हम असेसमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, वो उसको एडमिनिस्टर जो हम करते हैं और जो उसकी स्कोरिंग करते हैं, उसमें एक ही तरह का यूनिफॉर्म जो है प्रोसीजर को हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस इन सेल्फ रिपोर्ट स्केल द एग्जामिनर मस्ट मेक एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट सब्जेक्ट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। जो हम अगर ऐसा जो सेल्फ रिपोर्ट है जिसमें खुद को रेटिंग करनी है सब्जेक्ट्स को, तो हम ये फॉलो जो है एग्जामिनर जो ले रहा है एग्ज़ाम, जो सब सब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहा है, तो उस एग्जामिनर को इस चीज़ को इंश्योर कर देना चाहिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो कर रहा है टेस्ट परफॉर्म, तो वो उन जो सब्जेक्ट्स को जो इंस्ट्रक्शन दी है वो सबको इसका चीज़ को इंश्योर करे कि सभी ने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन को ठीक से रीड कर लिया है और अंडरस्टैंड करे। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिनको नहीं समझ में आया, जिसके कारण के जो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे गलत हो जाए। तो ये होता है यूनिफॉर्मिटी को फॉलो करना एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जो है स्कोरिंग के टाइम पे। नेक्स्ट कम तो नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? हम एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्म। नॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि जो है किसी के 70% नंबर है, तो अब ये कैसे मालूम होता है कि 70% नंबर या 60% नंबर है या 65% नंबर है? तो क्राइटेरिया बनाते हैं कि रॉ स्कोर जिसको हम कहते हैं, एक 20 का जिसको हम जैसे मीन टाइप जिसको हम बोल सकते हैं, या एक स्टैंडर्ड हम बनाते हैं कि अगर इतने बच्चे जो हैं, अगर किसी का 65% नंबर आए हैं तो हम कह सकते हैं इससे नीचे जो है 65% का मतलब क्या है? हमने कोई ऐसा देखा है ना कि हमारे जो टोटल मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स का हमने कह दिया था, मान लीजिए आपके अगर हम MAPC की बात करते हैं तो दोनों सालों में आपके टोटल बनते हैं 1300 मार्क्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। तो 1300 जो मार्क्स हैं आपके, हम अगर मान लीजिए किसी के 700 मार्क्स आए हैं तो उससे हम क्या होंगे, हम उसको ये देखेंगे कि रॉ स्कोर क्या होगा, और एक स्टैंडर्ड हमने क्या कह दिया कि 1300 हमारा आया है। अब उसके हिसाब से हमने क्या कह दिया कि आपके मान लो 650 आए हैं, या तो हम कहते हैं वो 50% है, तो हमारा वो कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास एक रॉ स्कोर है ना, उस नॉर्म्स के हिसाब से तो हम चलेंगे। तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि किसी के 50% नंबर आए हैं, तो उसका मतलब ये कि हमारे टोटल में से हमने उसके एवरेज हमने देख लिया कि हमारे इतने में से हमारे इतने नंबर आए, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने किया है कि हमारे इतने नंबर में से हमें इतने नंबर मिले हैं। यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको हमने देखना कि जिससे हम अपने नंबर्स को कंपेयर कर सकें। तो वही होता है इसके अंदर कि असेसमेंट टेस्ट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग वेदर ए पर्टिकुलर रॉ स्कोर रैंक्स लो, हाई और एवरेज रिलेटिव टू द अदर रॉ स्कोर्स। जिसमें जैसे हमने अभी बात की कि जो टोटल स्कोर है हमारा 1300 हो गया, उसके बेस के ऊपर जो हमारे जो नंबर आते हैं उसके बेस पे हम कह देते हैं कि हमारे जो है इतने नंबर आए हैं, उसके ऊपर और नीचे का जो क्राइटेरिया है उसको हम जो है नॉर्म्स के हिसाब से कहते हैं कि इस नॉर्म के अंदर हमारे इतने नंबर आए। एंड यूजिंग द रॉ स्कोर्स ऑन द टेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू द परसेंटाइल। जैसे हमने आपको बताया किसी का 65% नंबर आए हैं, वो हमें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उसके मान लीजिए 1300 में से जो है 1300 आपके टोटल नंबर हैं MAPC के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के, उसमें से आपके मान लीजिए किसी के 700 नंबर आए, तो हमने जो 700 कहा वो हमारा क्या है, वो तो हमारे सिंपल रॉ हो गया ना। उसके बेस पे हमने जो परसेंटाइल भी हमने उसको कन्वर्ट किया कि हमारे कितने परसेंट बनेंगे, तभी तो हम कह पाएंगे हमारे इतने % नंबर आए हैं। तो वो क्या होता है, विच इंडिकेट द % ऑफ द पीपल हु स्कोर एट और बिलो ए पर्टिकुलर स्कोर। अब रिलायबिलिटी, किसी भी टेस्ट को हम जब बार बार यूज़ करते हैं तो जो हमारा जो है वो रिजल्ट्स आए वो कितने विश्वसनीय है, जिसको हम बोलते हैं कितने ट्रस्टेबल हैं, कि वो बार बार करने पे अगर किसी भी टेस्ट को बार बार करते हैं, सब्जेक्ट्स भी हमारे मान लीजिए सेम है या डिफरेंट भी है, लेकिन जो हमारा टेस्ट है, क्योंकि हमें टेस्ट की रिलायबिलिटी को देखना है, अगर हम किसी भी टेस्ट को बार बार करते हैं तो हमारे रिजल्ट जो है बार बार सेम आने चाहिए और यह मोर और लेस जो है उससे मिलते जुलते आने चाहिए, तब हम कहते हैं वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है।
जैसे अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एनी टेस्ट बाय द पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड एटसेट्रा शुड हैव रिलायबिलिटी एंड दिस शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड। रिलायबिलिटी मीन्स क्या है कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम टेस्ट और अनदर फॉर्म ऑफ द टेस्ट शुड यील्ड रीजनेबली द सेम रिजल्ट्स। जो आप जितनी बार भी उस टेस्ट को करेंगे, एडमिनिस्टर का मतलब कि जितनी बार भी उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जितनी बार रिपीटेड, तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे दैट शुड बी द सेम। एंड दिस रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी और द स्टेबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट, यानी जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं दैट आर क्या है, कंसिस्टेंट है व्हेन गिव द सेम ग्रुप ऑफ पीपल ऑन टू और डिफरेंट सिचुएशन। उन्होंने क्या कहा कि सेम ग्रुप ऑफ पीपल है तो उसमें क्या होता है, उनको अपन सेम टेस्ट अगर बार बार यूज़ करते हैं तो वो सेम आना चाहिए। आप MAPC फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अब जो आपका जो पेपर आया है आपने दो दे लिया, आपकी पूरी तैयारी करके आपके नंबर आ गया, अगर अब दोबारा वही पेपर आपको दोबारा दिया जाए तो आपके फिर से वही टेस्ट में उतने ही स्कोर आए। यानी क्या कहने का मतलब कि जो टेस्ट का हम ये देखते हैं कि रिलायबल कैसे है कि वो सेम लोग होंगे, तो बार बार उस टेस्ट को अगर हम रिपीट करते हैं तो क्या होता है, वो सेम उसका जो है रिजल्ट्स आए। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी भी कहते हैं। अब उन्होंने क्या कि टू डिटरमिन टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी द स्कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर कोरिलेटेड विद दोज ऑफ द सेकंड बाय द सिंपल कोरिलेशन। वो दोनों का हम कोरिलेशन देख लेंगे। अब उन्होंने ये कहा कि अगर वन सबसे ज़्यादा क्लोज क्या होता है, वन, जैसे हमने कोरिलेशन में भी पढ़ा है। आप अगर मेरा MPC 005 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें मैंने बहुत डिटेल में रिलायबिलिटी वैलिडिटी की वीडियोस बनाई हैं और वह बहुत उसमें हमने यही पढ़ा है कि जो जितना वन के नज़दीक जाते जाएंगे उतना हमारे उन दो टेस्ट के बीच में क्या होगा, वो कोरिलेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि मान लीजिए जो है +0.70 है, तो ये भी क्योंकि हम क्लोज है किसके, वन के, 50 से ऊपर है ना, 0.5 से ऊपर है, तो इट मीन जो है ये भी क्या है, टुवर्ड्स रिलायबिलिटी ही है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो है वन जो होता है वो हाईएस्ट कोरिलेटेड होता है। जितना हम वन के नज़दीक जाते जाएंगे, हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जितना वन के नज़दीक होगा उतना जो हमारा जो टेस्ट होगा, वो दो टेस्ट होंगे उतना वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। अब है सेकंड काइंड ऑफ रिलायबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय द स्प्लिटिंग द टू टेस्ट। उसमें एक ही टेस्ट को हम टू पार्ट्स में बांट देते हैं। कैसे, ऑड नंबर को अलग कर देते हैं और इवन क्वेश्चंस को अलग कर देते हैं एंड ऑड क्वेश्चंस को अलग कर देते हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट्स को जब हम वो करवाते हैं, सेम सब्जेक्ट्स को पहले इवन वाला कराया फिर ऑड वाला, क्योंकि एक ही टेस्ट को हमने क्या हाफ पार्ट में स्प्लिट हाफ कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, दोनों के जो स्कोर्स आएंगे वो दोनों के वो भी हाईली कोरिलेटेड ही होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अगर किसी के ऑड क्वेश्चंस के अंदर नंबर ज़्यादा आए हैं तो उसके इवन में भी ज़्यादा आएंगे, तभी हम कहेंगे दोनों हाईली कोरिलेटेड है। अगर एक में नंबर कम आए दूसरे में भी कम आए हैं तो तब भी हम कहेंगे वो हाईली कोरिलेटेड है। लेकिन अगर एक के में ज़्यादा आए एक में कम आए तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि वो जो है हाईली कोरिलेटेड नहीं है। अब इसको पढ़ लेते हैं। ए सेकंड काइंड ऑफ रिलायबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय स्प्लिटिंग द टेस्ट इनटू टू सेट्स। फॉर एग्जांपल ऑड नंबर आइटम क्या होता है, हमारे क्वेश्चन वर्सेस इवन नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। समिंग पीपल स्कोर्स ओवर ईच सेट, सबके जो स्कोर आए हमारे हमने उसको ऐड कर लिया, उनको सम कर लिया। एंड कोलेटिंग द टू सेट्स ऑफ ए सम स्कोर्स विद ईच अदर, अब उनको आपस में जो हमारे जो रिस्पॉन्सेज आए उसको हमने कोरिलेट किया। द कोरिलेशन बिटवीन दिस सेट्स इज टर्म्ड एज द स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी एंड रिफ्लेक्ट द टेस्ट इंटरनल कंसिस्टेंसी। जब हमारे जो उनके स्कोर आए हमने उनमें रिलायबिलिटी को कोरिलेट किया, चेक किया। अब वो कहते हैं इससे हमारे जब उनके दोनों मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमारा जो टेस्ट है उतना ही वो इंटरनली वो है कंसिस्टेंट है। If the composite set of the test items is consistently measuring the same underlying personality dimension, same ही होना चाहिए, then people who score high on the odd item should also score the high on the इवन आइटम, यानी जिनका हाई आया है ऑड आइटम्स में उनके इवन आइटम में भी, आइटम का मतलब क्वेश्चन में सेम ही आएंगे। एंड पीपल हु स्कोर लो ऑन, जिनके लो आते हैं ऑड आइटम में तो उनके जो है स्कोर लो आइटम किसमें, इवन आइटम में भी उनके लो ही आएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। अब उन्होंने क्या कहा है कि थर्ड टाइप की रिलायबिलिटी क्या होती है, जिसमें हमने क्या कहा, इसमें पैरेलल रिलायबिलिटी होता है, पैरेलल फॉर्म, सेम टेस्ट है, कोई टेस्ट है, दो टेस्ट है हमारे पास और जो है सिमिलर टाइप के लोग हैं, उसका पहले एक वर्जन हमने लिया फिर दूसरा लिया फिर उसके लोगों के ऊपर परफॉर्म किया। जैसे कोरिलेशन द टू वर्जन ऑफ द सेम टेस्ट मेड ऑफ द सिमिलर आइटम हो गए, क्वेश्चन उनके सेम है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेट टू सेम ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ग्रुप ऑफ लोग भी सेम है,
लेकिन जो टेस्ट को क्या किया, 2 पार्ट में बांट दिया। इफ़ द स्कोर्स ऑन द दिस फॉर्म्स ऑफ आर अबाउट द सेम, अगर उनके दो टेस्ट कर रहे हैं हम, पैरेलल हैं उनको पहले एक वर्जन का हमने लोगों पे किया, यूज़ किया, फिर सेकंड वर्जन को किया। अब उन्होंने क्या किया, अगर पैरेलल जो दोनों टेस्ट हैं, दोनों में जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आते हैं या मिलते जुलते आते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, जब उनके हम रिजल्ट्स को कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि उतना जितना ज़्यादा उनमें आपस में मिलते जुलते आएंगे वर्जन 1 के भी और वर्जन 2 के भी, तो हम क्या कहते हैं उतने वो क्या है, उनमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है। अब क्या कहते हैं लास्टली, लायबिलिटी ऑल्सो अप्लाइज टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर जजेस कौन होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं इन स्कोरिंग द सेम असेसमेंट टेस्ट। जैसे इसमें क्या है, इंटर स्कोरर में क्या होता है, सेम टेस्ट जो है पहले आज मैं कर रही हूँ और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद वो आप करें, तो उसमें क्या होता है कि जो टेस्ट सेम है लेकिन क्या है, बारी बारी कभी कोई कर रहा है, कभी कोई, लेकिन टेस्ट हमारा सेम है ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि जितनी बार भी हम वो टेस्ट करेंगे, डिफरेंट लोग करेंगे, तो उतना जो हम देखते हैं कि जो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं तो उतना वो हाईली जो है वो रिलायबल है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जो मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, तो कई बार सब्जेक्टिव बायस होने का इसमें डर रहता है। तो ये होता है, लायबिलिटी ऑल्सो अप्लाइज टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर जजेस इन स्कोरिंग द सेम असेसमेंट टेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द इंटर स्कोरर लायबिलिटी, एंड मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन एवर स्कोरिंग इन्वॉल्व सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो इसमें सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन सच एज दोज मेड बाय साइको पर्सनोलॉजिस्ट एग्जामिनिंग प्रोजेक्टिव डाटा। इसमें कहने का मतलब ये है कि कई बार जो ये जो टेस्ट होता है ऐसे ही है कि इसमें 2 वर्जन में कर दिए, आज किसी और ने किया, कल किसी और ने किया, लेकिन कई बार में जो क्या होता है, सब्जेक्टिव होने का जो इंटरप्रेट करते हैं वो कई बार अपने खुद का भी यूज़ करते हैं दिमाग, तो इसमें कई बार उसमें सब्जेक्टिव बायस होने का डर रहता है। लेकिन उससे मेन यही होता है कि दोनों जो एक्सपेरिमेंटर हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, सबके जो, क्योंकि सेम टेस्ट हम ले रहे हैं, तो उसका जो है जितना लायबिलिटी तभी आएगी जब सबके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आएंगे। देन कम टू वैलिडिटी क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए हमने वो टेस्ट बनाया है, जो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, जिस कंस्ट्रक्ट के लिए बनाया, अगर वो उसको मेजर करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो टेस्ट उतना ही क्या कहते हैं, वैलिड होता है। वेदर नॉट ए टेस्ट मेजर्स वट इज इंटेंडेड टू मेजर, जिस चीज़ को हमने देखने के लिए टेस्ट बनाया, और प्रेडिक्ट्स, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस टेस्ट के बेस पर, व्हाट इट इज सपोज टू प्रेडिक्ट, जो हम करना चाहते हैं और वो वास्तव में हो भी रहा है, दैट इज कॉल्ड द वैलिडिटी। जिस पर्पस के लिए बनाया है वो पर्पस हमारा पूरा हो रहा है। अब इन्होंने क्या क्या डिफरेंट टाइप की हैं, ये भी आप देखेंगे तो MPC 005 की मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की, आप देखेंगे ये सारा हमने वहाँ पे भी कवर कर रखा है बहुत अच्छे से। तो ये 3 तरह की यहाँ पे बात की, कंटेंट, क्राइटेरियन एंड कंस्ट्रक्ट। कंटेंट का मतलब क्या है, जो टेस्ट हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जिस कंटेंट के लिए, उसमें जो कंटेंट है वो उस चीज़ के लिए मैच होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए। जैसे उन्होंने कहा है, इंक्लूड दोज आइटम हुज कंटेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डोमेन और डायमेंशन इट इज सपोज टू मेजर, जिस चीज़ को मापना चाहते हैं उस चीज़ के उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस पर्सनैलिटी टेस्ट कोई शाइनस से रिलेटेड है, शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट द पर्सनल, कि शाइनस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि उसके अंदर क्या कहते हैं, ए कंटेंट टेस्ट वुड ऐसे ईच ऑफ दिस, उन्होंने सारे शाइनस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। ये नहीं है कि उसके हम शाइनस का हम कर रहे हैं लेकिन हम किसी और चीज़ की भी बात कर रहे हैं, उसमें शाइनस से रिलेटेड सारे आंसर। जैसे सोशल का इन्होंने कहा है, सोशल जो है उसके बारे में भी हम कहें कि वो कैसे मालूम हुआ कि डू यू गेट एम्बेरेस्ड व्हेन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द लार्ज स्पीकिंग ग्रुप, कॉग्निटिव के में जैसे डू यू बिलीव दैट अदर्स आर ऑलवेज जजिंग यू, तो ये सब चीज़ें एस्पेक्ट्स ऑफ द शाइन, उस पर शाइनस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर करे, सारा कंटेंट जो होगा वो उसी से रिलेटेड आए, तो हम क्या कहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा वो कंटेंट, उसका जो सेम कंटेंट होना चाहिए उसी से मिलता जुलता, तभी हम कहते हैं जो हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब क्या है कि अगर हमने जो जिस क्राइटेरिया के लिए हमने लिया है, जैसे हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि पर्सनैलिटी असेसमेंट इज कॉमनली अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, बिहेवियर क्राइटेरियन बीइंग प्रेडिक्टेड मे इंक्लूड एकेडमिक परफॉर्मेंस इन मैनेजमेंट स्कूल, ऑक्यूपेशन सक्सेस। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो हम, क्योंकि हम वहाँ से जो रिजल्ट आ रहे हैं हम उसके बेस पर प्रेडिक्ट करते हैं कि जो आंसर आते हैं रेस्पोंडेंट्स के आज सेम होने चाहिए किससे, जो हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जैसे आज कोई जो है MBA कर रहा है, तो हमने क्या कि अपना जो ये टेस्ट लगाया उस पर हमने देखा, उसमें हमारे जो है उसके बिजनेस मैनेजमेंट के उसका हाई स्कोर आया। अब वो MBA कर रहा है तो उसमें उसका जो GPA आया, GPA जो क्या है ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो उसकी परफॉर्मेंस आई है वो भी अगर सेम आती है, उससे मिलती जुलती आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो
वैलिड है, क्योंकि जो हमने टेस्ट उस पर परफॉर्म किया, जिसमें उसका इंटरेस्ट देखा कि वो हाँ जो है जो जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड था, अगर उसने वही फील्ड ले लिया तो उसके भी स्कोर जो है उससे मैचिंग होते हुए होंगे। जैसे हम जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, हम उसमें भी तो वही क्राइटेरिया रखते हैं। अगर हमारे जैसे नीट का एग्ज़ाम है, किसी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है मेडिकल का, अब वो डॉक्टर के लिए जब वो उसने MBBS में एडमिशन ले लिया, वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं तो वो भी तो हाई आएंगे। तो कहने का मतलब कि आंसर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट आर सेम ऑफ द प्रेडिक्शन हम जो करते हैं टेस्ट के बेस के ऊपर, तब हम कहते हैं उतना ही जो हमारा जो है फोरकास्ट जो हम रिजल्ट ही करते हैं, डेट शुड बी मैच्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये है हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। इसको इन्होंने आगे 3 पार्ट्स में बांटा है, प्रेडिक्टिव, कंकरेंट एंड कंस्ट्रक्ट। प्रेडिक्टिव तो वही जो मैं अभी आपसे बात की है कि जो टेस्ट जो प्रेडिक्ट वो क्या करे, जो उसका फ्यूचर में, जैसे उन्होंने कहा इंटेलिजेंस टेस्ट हैज़ प्रेडिक्टिव जो है वैलिडिटी इफ इट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल। जैसे स्कूल की परफॉर्मेंस में हम देख लेंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट में जो रिजल्ट है उनको मैच कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो सही है। देन कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है कि पहले हमने एक टेस्ट किया, वैसा ही टेस्ट हमने कहीं और भी किया साथ साथ, तो अब क्या होगा, दोनों के स्कोर्स को हमने देखा कि कितना वो वैलिड है। यानी डिटर्मिनिंग द, इसके में क्या है, कंकरेंट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट टू व्हिच टेस्ट कोरिलेट सिग्निफिकेंटली विद अनदर करंटली डिराइव्ड टेस्ट फ्रॉम ए थ्योरी ऑफ द एग्जिस्टिंग क्राइटेरियन में। सेम टेस्ट है, हमने आज एक टेस्ट यहाँ पे कर लिया, वैसे ही टेस्ट जो है वही टेस्ट को हमने कहीं और भी कर लिया, फिर दोनों के स्कोर्स को देख के तो क्या होगा, उसमें ये देखना कोई टेस्ट कितना वैलिड है, वो हमारा क्या होता है, कंकरेंट। फॉर इंस्टेंस, इफ ए पर्सन स्कोर्स ऑन ए टेस्ट मेजर्स पैरानॉइड टेंडेंसीज असेस्ड बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने किसी का पैरानॉइड टेंडेंसी को टेस्ट कर लिया, ठीक है, या तो हम इस टेस्ट को सेम कहीं और करें और फिर हम देखें कि दोनों के टेस्ट को देखें, या हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे एंड द टेस्ट ऑल्सो शोज पैरानॉइड टेंडेंसी एज वाज ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी ले लिया और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने उसको असेस भी कर लिया क्वेश्चनियर से, तब उन्होंने क्या देखा कि दोनों की जो वैलिडिटी है वो सेम होनी चाहिए, देन वी वुड से दैट कंकरेंट वैलिडिटी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कंकरेंट वैलिडिटी। देन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट इज सेम, जिस पर्पस के लिए बनाया है वो उसी को ही मेजर करेगा, किसी और को वो नहीं करेगा। कंस्ट्रक्ट का मतलब ही ये, जैसे इन्होंने कहा है कि द थर्ड टाइप ऑफ मेजरमेंट वैलिडेशन एंड द वन मोस्ट क्रूशियल टू पर्सनैलिटी एज ए होल इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्ट। जैसे द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ वेल टेस्ट मेजर समथिंग इन रिलेटिव बट ए यूजफुल। जैसे हमने बताया शाइनेस की हमने बात की, वो जो हम जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हमने बनाया था, हमने शाइनेस को मेजर करने के लिए बनाया, तो वो उसके बारे में अच्छे से उसी के बारे में करेगा, किसी और के बारे में नहीं करेगा। तो ये हमारा वो कंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए हमने बनाया, जिस गोल को लेकर बनाया, तो द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट सच एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, पर ईगो है, आइडेंटिटी, सोशल इंटरेस्ट है, डिप्रेशन है, इन्होंने सब बताया कि ये सब के मेक्स द अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड, रिजल्ट्स अनसर्टेन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बड़ा किसी का सोशल इंटरेस्ट है तो आप कैसे उसको मेजर करोगे, डिप्रेशन को आप कैसे करोगे, तो इन सब चीज़ों को आप करते हैं, लेकिन ये जो क्या करते हैं, मैं जो रिजल्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो ये है कि जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हमने जैसे लिखा है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एविडेंस इज गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टेस्ट मेजर्स ए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रेंट। हाइपोथेटिकल हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं और हमारा उस चीज़ को वो वैलिडेट भी करे जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हम उसको कर रहे हैं। किसी को हमने अभी बात की शाइनेस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, किसी को हम डिप्रेशन टेस्ट करना चाहते हैं, एंग्जाइटी देखना चाहते हैं, तो जिस चीज़ के लिए हम करना चाहते हैं वो उसका एक्चुअली में वैसा ही उसको उसके रिजल्ट जो है निकाले, उसको मेजर करे, तो दैट इज आवर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देन इसको अगेन अब हम करके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होगा, जिसके अंदर सेम पर्सन का दूसरे टेस्ट से भी जब हम स्कोर लेते हैं तो दोनों का आपस में कोरिलेशन देखेगा। जैसे इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ए टेस्ट मेजर टू कंस्ट्रक्ट वी कैन कोरिलेट टेस्ट स्कोर ऑफ द कंस्ट्रक्ट इन क्वेश्चन विद स्कोर फ्रॉम द अनदर टेस्ट। सेम जो है किसी का जो टेस्ट हमने किया है, सेम पर्सन का जो है आज एक टेस्ट किया हमने, क्योंकि ये जो टेस्ट है आज यहाँ पे चल रहा है, कहीं और भी तो चल रहा होगा ना। ये तो है नहीं कि इंटेलिजेंस का ये सिर्फ एक ही टेस्ट है या डिप्रेशन का वो एक ही टेस्ट है। हमने किसी आज एक कंस्ट्रक्ट के लिए हमने किसी का जो टेस्ट किया, मानो हमने आज इंटेलिजेंस का टेस्ट किया किसी के ऊपर, ठीक है, तो हमने उसी इंडिविजुअल के ऊपर किसी दूसरे जो सेम इंडिविजुअल के ऊपर दूसरा टेस्ट भी किया जो इंटेलिजेंस का किसी और ने बनाया है, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो सेम आने चाहिए, वो कोरिलेटेड आने चाहिए, मोर लेस जो है 1 के नज़दीक आने चाहिए, तो तब हम कहते हैं वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है। इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ए टेस्ट मेजर्स अ कंस्ट्रक्ट वी कैन कोरिलेट टेस्ट स्कोर। जो हमारे जो टेस्ट के स्कोर आए हैं एक टेस्ट में ऑफ द कंस्ट्रक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इन क्वेश्चन विद स्कोर्स फ्रॉम अनदर टेस्ट, दूसरे टेस्ट से भी हमारे जो स्कोर है वो उनको कोरिलेट करे, दैट परफेक्टली मेजर द सेम
सेम कंस्ट्रेंट हमारा कि जैसे हमने मान लीजिए इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है, तो किसी एक ने बनाया इंटेलिजेंस का टेस्ट, उसके जो रिजल्ट आएंगे वो किसी और की इंटेलिजेंस के टेस्ट से वो मेजर करने चाहिए, वो कोरिलेट करने चाहिए। इन सिंपल वर्ड दैट इज कॉल्ड आवर कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है। आज जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर इंस्टेंस वी हैव एन टेस्ट दैट वी थिंक मेजर टू कंस्ट्रक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम को देखना है। इफ आवर न्यू टेस्ट डज मेजर द कंस्ट्रक्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम, इट शुड कोरिलेट पॉजिटिवली। इन्होंने क्या कहा है कि जैसे हमें सेल्फ एस्टीम को हम देख रहे हैं, कोई नया टेस्ट आया है वो भी सेल्फ एस्टीम के ऊपर है। अब दोनों को जब हम कोरिलेट करेंगे, दोनों के रेस्पॉन्सेस को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मैच करते हैं। इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड, तब हम क्या कहते हैं, हमारी कन्वर्जेंट वैलिडिटी जो है एकदम ठीक है, मैच करती है। देन अ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जिसके अंदर जैसे अनदर वे टू जिसके लिए बनाया, जैसे हम इसको कर लेते हैं डिप्रेशन का, मान लो हम कर रहे हैं, तो डिप्रेशन में हम डिप्रेशन को ही करेंगे, एंग्जाइटी को नहीं लेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, मिलते जुलते लेते, वो हम इसमें नहीं लेंगे। अनदर वे टू डेमोन्स्ट्रेट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज टू शो दी assessment tool does not correlate with the measure of the quality that it was not intended to measure। जब मैंने बताया आपको डिप्रेशन का, डिप्रेशन भी करेंगे, एंग्जाइटी को या उसके एक्सट्रोवर्ट को या इंट्रोवर्ट को या शाइनेस को हम नहीं लेंगे। particularly the qualities unrelated to the conceptual definition and the theorist formulated। इन एग्जाम्पल भी दिए। फॉर इंस्टेंस, इफ आवर न्यू सेल्फ एस्टीम टेस्ट डज नॉट कोरिलेट विद द मेजर ऑफ अदर कंसेप्चुअलिटी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, वी हैव एविडेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीट करके लिखा हुआ है। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि हमारा टेस्ट जो है, जैसे मान लीजिए हम किसी एक पर्सनैलिटी को हम ले रहे हैं, जैसे हमने शाइनेस को जो हमने टेस्ट लिया है, तो शाइनेस का जो केस है ना, वो उसके अंदर हम सिर्फ शाइनेस को ही लेंगे, हम उससे रिलेटेड जो है बाकी जो जैसे हमने ऊपर किया था अभी, उन सबको नहीं लेंगे जो उससे मिलते। जैसे हमने सोशल की बात की थी, कॉग्निटिव की बात की थी, उनको नहीं लेंगे। जिस कंस्ट्रक्ट के लिए को हमने पर्टिकुलर दिया उसको उसी के अंदर ही लेंगे, ना कि हम बाकी से उसको जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे नहीं दे रखा, पीछे से आप मेरी जो है MPC005 की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कैसे जो है उन्होंने जो है वो उस चीज़ को लिया है कि हम एक पर्सनैलिटी को जब हम टेस्ट करते हैं, एक कंस्ट्रक्ट को देखते हैं, तो सिर्फ उसी को ही करते हैं, उससे रिलेटेड बाकी जैसे डिप्रेशन का करेंगे तो उसमें एंग्जाइटी को हम नहीं लेंगे। तो ये हमारा जो है डाइवर्जेंट है। तो मोर और लेस हमारा ये यूनिट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 4 के।